दोस्तों, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं इंटर अकाउंटिंग का अकाउंट के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर का। जो पहला नंबर चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिया गया है। तो चलिए, ये आपको वाणिज्य विषय में अकाउंट आता है। तो एक अकाउंट एक बुक का नाम है, अकाउंटिंग एक बुक है। तो जानते हैं उस बुक के कुछ विशेषता जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं इंटर अकाउंटिंग के कुछ जो है महत्वपूर्ण बातें, जिसे आप जानकर आपको अकाउंट विषय जो आपका अकाउंट जिसे आप लोग कहते हैं लेखांकन जिसको कहा जाता है, तो उसके बारे में कुछ आपको पता चल जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी बेसिक जो है आपका काफ़ी मजबूत हो जाएगा और जिससे आपको चैप्टर समझने में काफ़ी आसानी होगा। और साथ में हम आपके लिए लेके आए हैं लेखांकन का सभी चैप्टर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्ग 10 से पीजी तक के सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए बात करते हैं आज लेखांकन क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए कि लेखांकन क्या है। आखिर लेखांकन का मतलब क्या होता है, लेखांकन किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि लेखांकन क्या है। तो लेखांकन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेखांकन क्या है तो जानते हैं कि लेखांकन क्या है। लेख एवं अंकन दो शब्दों के मेल से बने लेखांकन में लेख से मतलब लिखने से होता है तथा अंकन से मतलब अंकों से होता है। किसी घटनाक्रम को अंकों में लिखे जाने को लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग कहा जाता है। तो अकाउंटिंग या लेखांकन जो है कहता है कि लेख एवं अंकन दो शब्द के मेल से बना है। लेखांकन जो है लेख एवं अंकन दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें लेख से मतलब है लिखने से होता है तथा अंकन से मतलब अंकों से होता है। किसी घटना क्रम को अंकों में लिखे जाने को ही लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग कहा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि किसी खास उद्देश्य को हासिल करने के लिए घटित घटनाओं को अंकों में लिखे जाने के क्रिया को लेखांकन कहा जाता है। यहाँ घटनाओं से मतलब उस समस्त क्रियाओं से होता है जिसमें रुपये का आदान प्रदान होता है। इसे सरल शब्दों में लेखांकन का आशय वित्तीय लेन देन को क्रमबद्ध रूप में लेखाबद्ध करने, उनका वर्गीकरण करने, सारांश तैयार करने एवं उनको इस प्रकार प्रस्तुत करने से है जिससे उनकी विश्लेषण से निर्वचन हो सके। लेखांकन में सारांश का अर्थ तटपटल बनने से है और विश्लेषण व निर्वचन का आधार अंतिम खाते होते हैं, जिसके अंतर्गत व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा स्थित विवरण या तुलन पत्र तैयार किए जाते हैं। मतलब कि सरल शब्दों में लेखांकन का आशय वित्तीय लेन देन से होता है। यानी वित्तीय लेन देन की अगर हम बिजनेस करते हैं, कोई कारोबार करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसका लेन देन जो होता है उसे क्रमबद्ध रूप में लेखाबद्ध करने एवं उसका वर्गीकरण करने और उसका सारांश तैयार करने एवं उसके इस प्रकार से प्रस्तुत करने से है जिसका उसका विशेषण निर्वचन हो सके। लेखांकन में सारांश का अर्थ तलपट बनाने से है और विश्लेषण का आधार अंतिम खाते से होता है, जिसके अंतर्गत व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा स्थित विवरण या तुलन पत्र तैयार किए जाते हैं। तो चलिए इतना तो आप समझ गए होइएगा।
चलिए अब एक उदाहरण देख के समझते हैं। उदाहरण में कहता है कि किसी व्यवसाय में बहुत बार वस्तु खरीदा जाता है, यानी कोई सा भी व्यवसाय हो उसमें जो है कि बहुत बार कोई वस्तु खरीदा जा सकता है या खरीदाता है। तो किसी व्यवसाय में बहुत बार वस्तु खरीदा जाता है, बहुत बार बिक्री होता है, यानी खरीदा भी जाता है, बहुत बार बिक्री भी होता है, खर्च भी होता रहता है, आमदनी भी होता रहता है। कुल मिलाकर कितना खर्च हुआ, कितना आमदनी हुआ, किन किन लोगों पर कितना बकाया है तथा लाभ या हानि कितना हुआ, इन समस्त जानकारी को हासिल करने के लिए व्यवसायी अपने वही से घटित घटनाओं को लिखता रहता है। यही लिखने की क्रिया को लेखांकन कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यवसाय जो होता है, व्यवसाय के वित्तीय लेन देन को लिखा जाना ही अकाउंटिंग कहलाता है, यानी कि लेखांकन कहलाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि व्यवसाय के वित्तीय लेन देन को लिखे जाना ही लेखांकन है। व्यवसाय के वित्तीय लेन देन को क्या कहा जाता है? तो लेखांकन कहा जाता है, यानी कि अकाउंटिंग कहा जाता है। तो चलिए अब आगे जानते हैं। आगे है कि लेखांकन अगर हम लिखते हैं तो इसका हमारे पास इससे लिखने का फ़ायदा क्या होता है, यानी लेखांकन के लाभ क्या है। तो लेखांकन के निम्नलिखित लाभ है। कोई भी व्यक्ति कितना भी योग्य क्यों न हो, कोई भी व्यक्ति कितना भी योग्य क्यों न हो, सभी बातों को स्मरण नहीं रख सकता है। व्यापार में प्रतिदिन सैकड़ों लेन देन होते हैं। वस्तु का क्रय और विक्रय होता है। ये नगद और उधार दोनों हो सकते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी योग्य क्यों न हो, सभी बातों को स्मरण नहीं रख सकता है। व्यापार में प्रतिदिन सैकड़ों लेन देन होते हैं। वस्तु को खरीदा बेचा जाता है और ये नगद और उधार जो है कि दोनों हो सकते हैं। ये नगद और उधार दोनों हो सकते हैं। मजदूरी, वेतन, कमीशन आदि के रूप में भुगतान होते हैं। इन सभी को याद रखना कठिन है। लेखांकन इसी अभाव को दूर कर देता है। लेखांकन जो है इसी अभाव को दूर कर देता है। लेखांकन से व्यवसाय से संबंधित कई महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है, जैसे लाभ हानि की जानकारी होना। इसके अलावा संपत्ति तथा दायित्व की जानकारी होना, कितना रुपया लेना है और कितना रुपया देना है, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कैसी है आदि। अन्य व्यापारियों से झगड़े होने की स्थिति में लेखांकन अभिलेखों को न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायालय प्रस्तुत किए गए लेखांकन को मान्यता प्रदान करता है। वित्तीय लेखा से कर्मचारी के वेतन, बोनस, भत्ता आदि से संबंधित समस्याओं के निर्धारण में मदद मिलती है। तो लेखांकन के यही सब लाभ है। इसके बाद आगे कहता है कि लेखांकन का जो है उद्देश्य क्या है। लेखांकन जो लिखने का जो है उद्देश्य क्या है, यानी अकाउंटिंग करने का उद्देश्य क्या है। तो लेखांकन के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं। तो जानते हैं कि लेखांकन के उद्देश्य क्या क्या है। तो नंबर 1 में देखिए कि लेखांकन का प्रथम उद्देश्य सभी व्यवसायी लेन देन का पूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से लेख करना। सुव्यवस्थित ढंग से लेख करने से भूलने की संभावना नहीं रहती है और परिणाम शुद्ध प्राप्त होते हैं। लेखांकन का दूसरा उद्देश्य एक निश्चित अवधि का लाभ हानि ज्ञात करना है। कहने का तात्पर्य है कि लेखांकन का जो प्रथम उद्देश्य होता है, सभी व्यापारिक लेन देन को पूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से लेखा करना होता है। सुव्यवस्थित ढंग से लेखा करने से भूल की संभावना नहीं के बराबर रहती है और हमेशा परिणाम जो है शुद्ध प्राप्त होता है। लेखांकन का दूसरा उद्देश्य एक निश्चित अवधि का लाभ हानि ज्ञात करना होता है।
आपको यहाँ पर जो पूछा जा सकता है कि लेखांकन सुव्यवस्थित ढंग से लिखने से डैश की संभावना नहीं रह सकती है, तो भूल की संभावना नहीं रह सकती है और इसके परिणाम में क्या प्राप्त हो सकता है, तो इसका परिणाम हमें शुद्ध प्राप्त हो सकता है। लेखांकन का दूसरा उद्देश्य एक निश्चित अवधि का लाभ हानि ज्ञात करना है। अब जो पूछेगा कि लेखांकन का एक उद्देश्य क्या है, लाभ हानि प्राप्त करना, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा लाभ हानि प्राप्त करना। तो यहाँ पर इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपको चैप्टर से के अंदर से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे कहता है कि लेखांकन जो होता है उसका जो है कि एक उद्देश्य तो आप देख लिए। अब जो है लेखांकन का दूसरा उद्देश्य एक निश्चित अवधि का लाभ हानि ज्ञात करना है। लेखांकन का तीसरा उद्देश्य है एक संस्था के वित्तीय स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त करना, कि जो एक संस्था है उसका जो है कि वित्तीय स्थिति जो है कि किस प्रकार का है, तो उसका जो है जानकारी यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। लेखांकन का एक कार्य वित्तीय वाली सूचना प्रदान करना है, जिससे प्रबंधन को निर्णय लेने में सुविधा हो, साथ ही सही निर्णय लिया जा सके। इसके लिए वैकल्पिक उपाय भी लेखांकन उपलब्ध कराता है। व्यवसाय में कई पक्षों के हित होते हैं, जैसे कर्मचारी वर्ग, प्रबंधक, लेनदार, विनियोजक आदि। व्यवसाय में हित रखने वाले विभिन्न पक्षों को उनसे संबंधित सूचना उपलब्ध कराना भी लेखांकन का एक उद्देश्य है। तो ये लेखांकन का लिखने का जो है अकाउंटिंग का क्या उद्देश्य है उसके बारे में अभी हम आपको बता रहे थे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा और ये वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि जो अधिकतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे इस वीडियो के अंदर से ही जो लिखा हुआ है चैप्टर के से जो लिखा हुआ है चैप्टर को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। आप अपनी एनसीईआरटी बुक के अकाउंटिंग का किताब जो है कि पढ़िए ध्यानपूर्वक से और क्योंकि चैप्टर के अंदर से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि अब एक यहाँ पर कहता है कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तो व्यक्तिगत लेखा। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग व्यक्तिगत लेखा यानी कि पर्सनल अकाउंट। एक पर्सनल अकाउंट होता है जिसको हम हिंदी में जो है कहते हैं कि ये व्यक्तिगत लेखा है। तो व्यक्ति एवं संस्था से संबंधित लेखा को व्यक्तिगत लेखा कहते हैं। जैसे मोहन का लेख, शंकर का वस्त्रालय का लेख व्यक्तिगत लेखा हुआ। तो व्यक्तिगत लेखा आप समझ गए कि व्यक्तिगत लेखा कैसा लेखा हुआ। तो अब जो है कि व्यक्तिगत लेखा के नियम है कुछ, उस नियम को जो है कि जान लेते हैं। व्यक्तिगत लेखा का नियम, रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, पाने वाले का नाम, पाने वाले को नाम को हम कहते हैं कि डेबिट द रिसीवर। जो पाने वाले व्यक्ति उसको कहते हैं डेबिट ऑफ द रिसीवर। देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट द गिवर। और इसका स्पष्टीकरण हम देखते हैं कि स्पष्टीकरण हम कैसे दे सकते हैं। तो इसका स्पष्टीकरण हम दे सकते हैं कि जो व्यक्ति कुछ प्राप्त करता है उसे हम रिसीवर कहा जाता है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि जो व्यक्ति कुछ प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे रिसीवर कहा जाता है। और उन्हें डेबिट में रखा जाता है जो व्यक्ति कुछ देते हैं, और जो व्यक्ति कुछ देते हैं उन्हें जो है कि डेबिट पक्ष में रखा जाता है, उन्हें गिवर कहा जाता है और उन्हें क्रेडिट में रखा जाता है। उदाहरण यहाँ पर एक देख लीजिए। मोहन को 1000 रुपया दिया गया। मोहन को 1000 रुपया दिया गया। मोहन 1000 रुपये ले रहा है, वह रिसीवर हुआ, इसीलिए उन्हें डेबिट में रखा जाएगा। सोहन से 1000 रुपया प्राप्त हुआ, सोहन 1000 रुपये दे रहा है, वह गिवर हुआ, इसीलिए उन्हें क्रेडिट में रखा जाएगा। वास्तविक लेखा, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट वस्तु एवं संपत्ति, जो वस्तु एवं संपत्ति से संबंधित लेखा को वास्तविक लेखा कहते हैं। जैसे रोकड़ लेखा, साइकिल का लेखा वास्तविक लेखा हुआ। तो दोस्तों
ये था इस वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण आपके अकाउंटिंग से बेसिक जानकारी जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अकाउंटिंग के फिर अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।